हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। इस सब्जेक्ट का हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं कि इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना समय आपको मिलेगा। इसमें बेसिकली आपको टाइम अलाउड है 60 मिनट, मतलब कि आपको सिर्फ 1 घंटे मिलेंगे इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग मैक्सिमम मार्क की बात करें तो वो है 25 मार्क्स, यानी आपको 25 मार्क्स के पूरे सैंपल्स आएंगे। मैक्सिमम मार्क आपका जो होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले टर्म की बात करें तो वो पार्ट ए से आपको पूछा जाएगा यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट 3, जो कि अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड, यूनिट 2 की बात करें तो वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सेकेंड, और यूनिट 3 की बात करें तो वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स सेकेंड। यानी हर एक यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इन तीनों यूनिट से मिला के आपको पूरे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। मीन्स कि आपको 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट बी में। अगर हम पार्ट बी में बोलें तो वो उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको 3 यूनिट के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला जो यूनिट है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, दूसरी यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, एंड तीसरी जो यूनिट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले यूनिट से आपको पूरे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे यूनिट से आपको पूरे 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें तीसरे यूनिट के, उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसमें कहने का मतलब है कि आपको जो पूरा क्वेश्चन होगा ना वो होगा 27 क्वेश्चन, ठीक है। यानी पार्ट बी से आपको पूरे 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करना होगा। मीन्स आप 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे भी, ठीक है। यानी पार्ट ए से आपको 5 नंबर मिलेंगे 5 क्वेश्चन पर, और यहाँ पर पार्ट बी में आपको 27 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, और आपको 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। मीन्स दोनों पार्ट ए प्लस पार्ट बी को मिलाकर हो गया आपका 25 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सैम्पल पेपर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ें तो वो यहाँ पर दिया गया है। जो आपको क्वेश्चन पेपर होगा ना वो बेसिकली 3 यूनिट में या 3 सेक्शन बोल सकते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला जो सेक्शन है ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसमें बेसिकली सेक्शन ए में क्या होगा, ठीक है, 6 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरे सेक्शन की बात करें तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे और 15 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से अगर 5 क्वेश्चन करते हो तो आप लोग 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो पूरा मिला कर हम लोग बात करें तो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 25 नंबर आपको मिलेगा। चलिए सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में पूछ रहा है, दिया गया है, ठीक है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है डैश feedback is a specific information in the form of written comments or verbal conversations that help the learners understand what she or he needs to do in order to improve। यानी हम लोग फीडबैक की बात करें तो फीडबैक हम लोग कैसे देते हैं, ठीक है। फीडबैक हम लोग रिटन कमेंट्स में दे सकते हैं या वर्बल हम कन्वर्सेशन करके दे सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, लोग समझ सकें और वो अपने आप को, ठीक है, इम्प्रूव कर सकें। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को सलाह देते हो कि हाँ आपके अगर कोई भी किसी चीज़ पे काम कर रहा है तो उसके बारे में आप उसको सलाह देते हो कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, तब ये चीज़ आपको आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में या आप अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, राइट आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। दिया है डैश
कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द अदर्स। यानी वो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, गेस्चर का यूज करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए या मैसेज को देने के लिए दूसरों को। तो उसको कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाता है? तो राइट आंसर है सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। सोनिका गेट्स अप एट 6 AM। सोनिका नाम की एक लड़की है जो 6 बजे सुबह उठती है, ठीक है, और उसके बाद से वो अपने हॉबीज़ क्लासेस जाती है और उसके बाद से जब हॉबी क्लासेस वो जाके वापस आती है, ठीक है, और उसके बाद से वो क्या करती है, अपना होमवर्क कंप्लीट करती है और इसके बाद से, ठीक है, स्कूल जाने से पहले वो क्या करती है, होमवर्क कंप्लीट करती है, ठीक है। सी डज ऑल वर्क बाय हरसेल्फ, मतलब कि वो अपना काम ना अपने आप करती है, कोई उसको नहीं कह रहा है कि तुम अपना ये काम करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है ना वो है बी, सेल्फ मोटिवेशन। अगर कोई भी बंदा है ना, अगर सेल्फ मोटिवेट होता है तो वो किसी दूसरे से नहीं पूछने जाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेट पर्सन लोग क्या करते हैं, अपने आप बिना किसी, ठीक है, के हेल्प लिए वो किसी भी काम को अपने स्वयं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है बी, सेल्फ मोटिवेशन। यानी जो सोनिका है ना उसके अंदर काफ़ी सेल्फ मोटिवेशन है, सो अपना जो काम होता है वो टाइम पर कंप्लीट करती है। क्वेश्चन 4 है, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव ऑन वन क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू स्ट्रेस। यानी आप किसी क्या करते हो, अपने आप से क्या करते हो, आप एक्सपेक्टेशंस करते हो कि मैं इस चीज़ में क्या होऊंगा, मैं काफ़ी अच्छा करूंगा, लेकिन आपके हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से अगर आप फेल हो जाते हो उसमें तो आपके, ठीक है, आपके बॉडी में किस तरह का स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, मीन्स आपके माइंड में। तो इसका राइट आंसर है ना सी, मेंटल स्ट्रेस। यानी अगर आप अपने आप पे क्या करते हो, एक्सपेक्ट करते हो लेकिन कोई चीज़ें नहीं होती है तो आपको मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो किसी इन्वायरमेंट में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 6 है, आइडेंटिफाई द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। यानी हम लोग क्या यूज करेंगे या क्या अप्लाई करेंगे अपने कंप्यूटर को किसी भी वायरस से या थ्रेट से बचाने के लिए। तो ये तो बच्चों वाली सवाल है, ये आप देख सकते हो। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे पासवर्ड वगैरह, ठीक है। अलाउ एनी वन टू यूज़ योर डिवाइस, किसी को भी आपको डिवाइस नहीं यूज करने देना है अपना। लिव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। तो राइट आंसर है इसका यूज एंटीवायरस। क्या करेंगे हम लोग, एंटीवायरस का यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी वायरस से और थ्रेट से बचने के लिए। चलिए सेक्शन बी तक हम लोग पहुँच गए। सेक्शन बी में क्या दिया है, इसमें दिया है बेसिकली 20 क्वेश्चन पूरे रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। 15 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। चलिए 7 है, व्हेन यू अप्लाई, जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, डैश यू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। या आप कौन सा चीज़ अप्लाई करते हो कि एक ही स्टेप में, ठीक है, जितने भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना 7 का, वो है स्टाइल। आप किसी भी टेक्स्ट पर, समझ लिए फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, आप उस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप टेक्स्ट पर कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हो तो पहले उस टेक्स्ट को क्या करोगे, जितने पैराग्राफ होंगे आप उसको सेलेक्ट करोगे, इसके बाद से स्टाइल आप अप्लाई करोगे, यानी एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, जितने भी आप फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू द सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। यानी कौन सा फंक्शन सब टोटल के थ्रू नहीं परफॉर्म किया जा सकता है स्प्रेडशीट में। तो हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ के पास क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है उसकी, ठीक है। ऐसे सब टोटल है ना, उसमें भी एक लिमिटेशन है। जैसे कि सब टोटल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मीन्स कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्या है, एक जो लिमिटेशन है ना, परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं सब टोटल में। तो 8वां का जो राइट आंसर है वो है डी, परसेंटेज। क्वेश्चन 9 है, इन ए डॉक्यूमेंट डैश रेफर टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक इन रिलेशन टू चूज एन एंकर पॉइंट। अगर कोई, ठीक है, मैं
आप समझिए फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट है, आपका टेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपने टेक्स्ट को आप यहाँ पर करना चाहते हो, यहाँ पर, तो ये किस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अलाइंसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है सी, अलाइंसमेंट। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। दिया है ए डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। एक कौन सा मॉडल है जो आप यूज करते हो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट क्या है? दूसरा मॉडल है जिससे कि आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। वैसे तो फिलहाल Ctrl+N प्रेस करते हो तो नया आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो वह है टेम्पलेट। टेम्पलेट का यूज करके हम लोग दूसरा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। Dash style in a text document affect selected text within a paragraph such as the font size of text or bold and italics of formats। यानी ये कौन सा स्टाइल है जो हम अप्लाई करते हैं, वो कहाँ पर अप्लाई होता है? किसी एक पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, चाहे वो फॉन्ट के हो, फॉन्ट की साइज हो, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक। तो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर 11 का वो है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर स्टाइल अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसमें टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई होती है। जैसे फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ होती हैं कैरेक्टर स्टाइल को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो है डी, कैरेक्टर। चलिए क्वेश्चन 12 को देखते हैं। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन अ वर्ड प्रोसेसर। अगर हम किसी भी ग्राफिक को रिपीट करना है बार बार, ठीक है, रिपीट करना है बार बार, तो हम लोग किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 12 का टाइल। टाइल ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे तो जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए एक इमेज है, तो हम टाइल करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, इमेज में कई इमेज बन जाएंगे, मतलब कि इसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे, रिपीटेशन आ जाएगा। तो इसी को ये कह रहा है कि हम कौन सा, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि जो बैकग्राउंड होता है ना वो क्या हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, रिपीट हो जाए, कई बार सेम वो दिखे। तो टाइल के थ्रू होता है, ठीक है, टाइल ऑप्शन 12 का ए। क्वेश्चन 13 है। सिनेरियो और ए टूल टेस्ट क्वेश्चन, यानी जो सिनेरियो होता है वो कि क्या चीज़ टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है व्हाट इफ़, ठीक है, एनालिसिस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है व्हाट इफ़। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन 14 है। डैश इज़ अ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग किसी भी हम बोल सकते हैं इमेज से या किसी कोई भी फॉन्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कर रहे हैं, वाटरमार्क हमें क्रिएट करना है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रैपिंग करना है, ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज को, तो हमें क्या पार्टिकुलरली यूज करना होता है, क्या हमें हमारे लिए यूजफुल होता है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको वाटरमार्क, ठीक है, वाटरमार्क आपको अप्लाई करना है बैकग्राउंड में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ट्रांसपेरेंसी को आपको कम करना होगा, ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, 100% होता है। अगर इसको 50 कर दोगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, अगर 25 कर दोगे तो बहुत ही हल्का दिखेगा। मतलब वाटरमार्क इसी तरह से बनाया जाता है, जो बैकग्राउंड में कुछ भी होता है वो काफ़ी धुंधला दिखता है, ठीक है, काफ़ी कम दिखता है। तो उस किसके थ्रू दिखता है, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू दिखता है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। इट रेफर्स टू द सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू और डेटा यू वांट टू फार्मूला टू कैलकुलेट। यानी इसको सेल भी कहा जाता है, रेंज भी कहा जाता है, ठीक है, वर्कशीट में, और वहाँ पर फार्मूला भी लिखा जाता है। तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, किस चीज़ का यूज करके हम फार्मूला लिखते हैं? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है डी, सेल रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। जो भी फार्मूला लिखते हैं आप देखते होंगे, अगर हमें, ठीक है, सेल ए से लेकर, ठीक है, सेल A7 तक समझ लो ऐड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ए क्या करें, A7, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ए सेल ए हो जाएगा, A1 से हो जाएगा, ठीक है, प्लस A7, ठीक है। जैसे इंटर हिट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 16 है। टोटल एड्स डेटा अरेंज्ड इन अ अरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद इन लेबल्स और कॉलम्स एंड रोज विच स्टेप वन मस्ट शुड फॉलो बिफोर यूजिंग द सब टोटल ऑप्शंस। हमें सब टोटल ऑप्शंस, ठीक है, अप्लाई करने से पहले हमें कौन सी
ठीक है, स्टेप फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो टोटल के लिए हो, डेटा अरेंजमेंट के लिए हो। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्या करना चाहिए, सब टोटल परफॉर्म करना चाहिए। चलिए 17 देखते हैं। ए डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब। कहीं पर आपने फाइल रखा है या हम बात करें वेब ब्राउज़र पर कहीं आपने URL को पेस्ट किया है, तो जो URL है ना वो पूरा एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है, हाफ नहीं पूरा एड्रेस डिटेल में शो कर रहा है, तो उसको किस तरह का हाइपरलिंक कहा जाएगा। तो अगर कोई भी, ठीक है, हम बोल सकते हैं एड्रेस है वो अगर पूरा डिटेल आपको दे रहा है, पूरा हाइपरलिंक शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अगर ऐसा हाइपरलिंक जो आपको कम ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी भी एड्रेस के बारे में या किसी भी फाइल के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना वो 17 का, वो है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, क्योंकि ये जो है ना फुल एड्रेस शो करता है, तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है इसका। क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोलसीक। गोलसीक का इससे ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म कौन सा होता है इन चार ऑप्शन में से, तो वो होता है सी सॉल्वर। सॉल्वर होता है ना, इससे जो गोलसीक से ज़्यादा इलेबोरेट होता है, मतलब ज़्यादा डिटेल में होता है। क्वेश्चन 19 मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। यानी डिफरेंट वर्कशीट हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, और आपको एक शीट 4 में समझ लो रखना है इन तीनों का डाटा। तो किसके थ्रू रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं, पहले ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, किसके थ्रू रखते हैं, तो वो हो जाएगा बी कंसोलिडेटिंग, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है कंसोलिडेटिंग। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। एन डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर वो कौन सा लिंक है जो हट जाए तो वो, ठीक है, टारगेट जो फाइल है वो स्टॉप हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो वो होता है एब्सोल्यूट लिंक। अगर हम हटा दें किसी भी फाइल को, अगर हम लोग हटा देते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है, और जो URL है, एड्रेस है, ठीक है, वो मौजूद है, तो इससे क्या होगा, वो लिंक काम नहीं करेगा। एंड डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटेड टू ईच अदर। अगर किसी भी, ठीक है, चेंज कर देते हो लोकेशन किसी भी फाइल का, ठीक है, तो क्या होता है, वो भी स्टॉप कर देता है काम करना, जो लिंक है, क्या करना, लिंक काम करना स्टॉप कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। चलिए क्वेश्चन 21 है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, ठीक है, यानी आप समझ सकते हो तीसरे यूनिट से दिया गया है। क्वेश्चन 21 है, देयर आर डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज। जो डेटाबेस सर्वर होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैकएंड। इसको एक तरह से बैकएंड नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है बी बैकएंड्स। क्वेश्चन 22, ए टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यानी जो टेबल होता है ना वो सेट ऑफ एलिमेंट होता है जो कि डेटा को क्या करता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो इसको क्या कहते हैं, सो 22 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्या कहते हैं, कॉलम्स एंड रो में क्या होता है, डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है। तो राइट आंसर है बी, कॉलम्स एंड रोज। क्वेश्चन 23, डैश इंक्लूड फॉन्ट अलाइजमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल प्रोटेक्शंस इन डॉक्यूमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे बेसिकली, तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर है वो है ए, क्या बोलते हैं, सेल स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, बाय डिफॉल्ट सीट टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो सीट होता है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम लोग जानते हैं 3 सीट ऑटोमेटिकली पहले से होता है वहाँ पर। सो 24 का जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है बी, कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है, ठीक है, नीचे मौजूद होता है। क्वेश्चन 25, द सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B to F15। B2 से F15 की, ठीक है, सेल रेफरेंस क्या होगी। सो 25 का जो राइट आंसर है वो है सी, क्या होगी, B2 to F15, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। 26, डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटेड टू टेक्स्ट। यानी हम लोग किसके थ्रू क्या करते हैं, ग्राफिक्स को एक से, मतलब कि ग्राफिक्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, और उसमें टेक्स्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है, किसके थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है, तो राइट आंसर है अरेंजमेंट। चलिए यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं सेक्शन सी के पास। तो इसमें दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स कि इसमें एक क्या दिया रहेगा, एक स्टोरी दी रहेगी और इस स्टोरी के थ्रू ही हमें आंसर देने हैं। तो पढ़ते हैं कितने क्वेश्चन करने हैं।
पूरे 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और 5 नंबर हमें मिलेंगे, यानी इसमें भी हम लोग, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हमें 1 मार्क्स मिलेंगे। चलिए 27 देखते हैं। मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग ए रियूनियन मीट फॉर देयर alumni स्टूडेंट्स। For this purpose, university want to send the invite to all these students with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? कहने का मतलब है कुछ बच्चे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उनको इन्विटेशन कार्ड भेजना है, ठीक है, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, ठीक है, तो सेम एड्रेस रहेगा उन लोगों का, ठीक है, नहीं डिफरेंट एड्रेस रहेगा, ठीक है, आप दिया डिफरेंट एड्रेस रहेगा, तो एक ही बार में अगर उस काम को करना है तो किस तरह से करेगी ये यूनिवर्सिटी, कौन सा फीचर यूज करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए, मेल मर्ज। मेल मर्ज का फंक्शन क्या होता है बेसिकली कि अगर आप किसी को इन्विटेशन भेजना चाहते हो ना डिफरेंट एड्रेस पे, ठीक है, तो आप एक ही बार में 50 लोगों को भी भेज सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ नाम चेंज करना होगा या आपको सिर्फ एक ही बार करना होगा, आपको डेटा बनाना होगा, ठीक है, डेटा आपको फिलअप करना होगा और एक ही बार में आप 50 लोगों को इन्विटेशन कार्ड तैयार कर सकते हो या उनको भेज सकते हो। तो ये जो सिर्फ पॉसिबल होता है ये मेल मर्ज के फंक्शन के द्वारा ही पॉसिबल होता है। सो 27 का जो राइट आंसर है ना वो है ए, मेल मर्ज। 28, प्रीसा इज अ बुक एडिटर। शी वांट टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स and change the font of all titles in the book. Which feature she should use to make the task easy? कहने का मतलब है प्रीसा जो है बुक एडिटर है और वो चाहती है कि जो इंडेंटेशन होता है, मीन्स कि अगर आप इंडेंटेशन क्या होता है, आपने कुछ लिखा तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो शायद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, सेंटर से, तो ये क्या होता है आप क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो उसके फॉन्ट के जो टाइटल है ना बुक के वो भी चेंज करना है उसको, तो कौन सा फीचर वो यूज करेगी, स्टाइल यूज करेगी, टेम्पलेट यूज करेगी या टेबल ऑफ कंटेंट यूज करेगी या कंसोलिडेटिंग करेगी? तो 21 का जो राइट आंसर है वो है क्या यूज करेगी, स्टाइल यूज करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वांट टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज, विच ऑप्शन वन वर्ड असेसर विल यूज टू कंप्लीट द टास्क? अब गौरव क्या है, एक इमेज कोई भी इमेज था ना वो क्या किया, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया। अब वो चाहता है कि यहाँ से कुछ कोने से या कुछ किनारे से पार्ट्स को रिमूव करना, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? तो वो है राइट आंसर है क्रॉप फीचर के थ्रू ऑप्शन, मतलब क्या है पॉसिबल, आप क्रॉप के थ्रू क्या कर सकते हो, अनवांटेड एरिया को हटा सकते हो। चलिए क्वेश्चन 30 है, हेमा इज द चार्टेड अकाउंट, शी यूज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट इन एवरी बेसिस, there are a number of steps which she need to follow every time. Can you suggest her features of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the steps every time? यानी हेमा जो है चार्टेड अकाउंट है, ठीक है, और वो चाहती है कि अपना जो स्प्रेडशीट है उसका जो स्पेंड है या हम बोल सकते हैं कि जो भी पैसे जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, उसको विदड्रा हो रहा है, तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, एक स्प्रेडशीट में, तो उसको बार बार एक ही फंक्शन अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो सकता है? सो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर है वो है डी, किसके थ्रू हो सकता है, यूजिंग मैक्रोज। मैक्रो का फीचर क्या होता है, मैक्रो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको a+b का फार्मूला आपने लिखा है, अगर आप इसको मॉड्यूल बना के सेव कर देते हो, अगर कहीं पे भी a+b कोई भी समझ लो 50+, ठीक है, 50 ऐड करना है, अगर आपने इसका फार्मूला एक जगह सेव कर लिया तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये होता है मैक्रो का फंक्शन, तो मैक्रो ही यूज कर सकती है वो, ताकि उसको बार बार एक ही फंक्शन ना यूज करना पड़े। तो राइट आंसर है 30 का डी, यूजिंग मैक्रोज। चलिए 31 है, राज हैज़ क्रिएटेड वर्कशीट वेयर ही हैज़ एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number required. He also would like to know the changes done by his employee, which feature of the spreadsheet he should enable to see the changes made by his employee. इसमें क्या है, राज जो है ना वो एक शीट क्रिएट करना चाहता है और वो चाहता है कि जितने भी एम्प्लॉय है ना वो अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर को एडिट करें, और इसके बाद से जितने लोगों ने एडिट किया है उनके सारे रिकॉर्ड शो हों या दिखे। तो कौन सा हम बोल सकते हैं ऑप्शन इसमें काम करेगा? मैक्रोज है, पहला है, चेंज वर्कशीट है, लिंक वर्कशीट है और ट्रैक चेंज है। क्या काम करेगा?
तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए, मैक्रो। मैक्रो का हम लोग यूज कर सकते हैं। मैक्रो क्या करता है, किसी भी डेटा को अगर हम शेयर मोड में कर देते हैं ना, किसी भी डेटा को आप क्या करते हो, या रिकॉर्ड पे कर देते हो, तो मीन्स किसी भी डेटा को आप क्या करते हो, चेंज करते हो ना, तो वहाँ पर रेड लाइन बनना शुरू हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन से सेल में कौन सी डेटा और कौन सी डेटा चेंज हुई है। ठीक है, मतलब उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं आपको आराम से पता चल सकता है। तो राइट आंसर है ए, मैक्रो। 32, अक्षत वांट टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फॉर्म इन डेटाबेस, विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजिंग वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। जो अक्षत हैं वो चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में या अपने डेटाबेस में चाहते हैं कि ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो वो किस तरह के कौन सा टेबल उनके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। ठीक है, रिलेशनल टेबल होगा, आइदर रिलेशन और फ्लैट, ठीक है, फ्लैट फाइल या हायरार्किकल। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, आइदर रिलेशनल और अब फ्लैट फाइल, मतलब दोनों यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट, हर फ्रेंड्स हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम अ स्प्रेडशीट एज इट विल help her identify the worksheet data easily. She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in a spreadsheet open office, ठीक है, a worksheet can be renamed using way. यानी जो रीनेम है ना वो कितने तरह से उसको किसी भी फाइल को रीनेम किया जा सकता है स्प्रेडशीट में। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है 3 तरह से। ठीक है, 3 तरह से आप रीनेम कर सकते हो किसी भी स्प्रेडशीट को। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसका जवाब मैं आपको कमेंट में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।